हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शौर्य कुमार एंड आज हम लोग ब्रिटिश एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली बार में हम लोगों ने अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग ब्रिटिश एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इन द 16th January century, Britain began to build its empire, spreading the country's rule and power beyond its border through a process called imperialism. This brought huge changes to societies, industries, cultures, and lives of people all around the world. मतलब ये है 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने अपने साम्राज्य का निर्माण शुरू किया, मतलब अपने एम्पायर को बिल्ड करना शुरू किया। साम्राज्यवाद नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से देश के शासन और शक्ति को अपनी सीमाओं से परे फैलाना, मतलब साम्राज्यवाद नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से देश के शासन और शक्ति को अपनी सीमाओं से पैर फैलाना, मतलब अपनी सीमाओं से आगे पैर फैलाना मतलब आगे बढ़ना, दूसरों के इलाके में जाना। ठीक है, इसने दुनिया भर के समाजों, उद्योगों, संस्कृतियों और लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाए, मतलब जब इसने पैर फैलाना शुरू किया तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब एम्पायर क्या होता है ये हम लोग अब समझेंगे। ठीक है, Empire is the term used to describe a group of territories ruled by one single ruler or a state. Empires are built by countries that wish to control land outside of their borders. Those lands can be close by or even thousands of miles away. For example, the Roman Empire, 1st century to 5th century AD, stretched all the way from Britain to Egypt. अब मतलब ये है कि साम्राज्य एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल एक ही शासक या राज्य द्वारा शासित प्रदेशों के समूह का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मतलब साम्राज्य एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, एक ही शासक, मतलब एक शासक या फिर राज्य द्वारा शासित प्रदेशों के समूह का वर्णन करने के लिए किया जाता है। साम्राज्य उन देशों द्वारा बनाए जाते हैं जो अपनी सीमाओं के बाहर की भूमि को नियंत्रित करना चाहते हैं। मतलब साम्राज्य उन देशों द्वारा बनाए जाते हैं जो अपनी सीमाओं के बाहर की भूमि को नियंत्रित करना चाहते हैं। वे जमीनें हजारों मील दूर या करीब भी हो सकती है, मतलब वो जो लैंड है वो हजारों किलोमीटर दूर भी हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए रोमन साम्राज्य मतलब पहली शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक ब्रिटेन से मिस्र तक पूरा फैला हुआ था। ठीक है, रोमन साम्राज्य जो था। ठीक है, आगे बढ़ते तो थ्रू आउट हिस्ट्री एम्पायर्स विल इंट्रोड्यूस्ड न्यू पीपल practiced and ruled to their new lands and used its resources for their own gain at the expense of the indigenous people, the people that inhabited the land first. This process is called colonialism. दिस वॉज नो डिफरेंट विद द ब्रिटिश अम्पायर। मतलब ये है पूरे इतिहास में साम्राज्य निर्माताओं ने अपनी नई भूमि में नए लोगों, प्रथाओं और नियमों का परिचय दिया और स्वदेशी लोगों की कीमत पर अपने स्वयं के लाभ के लिए अपने संसाधनों का उपयोग किया था। वे लोग जिन्होंने पहले भूमि पर निवास किया था, इस प्रकार को उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है, उपनिवेशवाद कहा जाता है। ये ब्रिटिश साम्राज्य के साथ अलग नहीं था। ठीक है, अब देखो ब्रिटिश एम्पायर क्या था और कैसा था ये देखेंगे। देखो ब्रिटिश एम्पायर कहाँ कहाँ फैला हुआ था। देखो ये है ब्रिटिश, इधर भी फैला हुआ है, इधर भी फैला हुआ है, इंडिया के पास भी, यहाँ पे भी फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो द ब्रिटिश एम्पायर इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल द प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड that were once ruled by Britain. Built over many years, it grew to include large area of North America, Australia, New Zealand, Asia and Africa, as well as small parts of Central and South America too. मतलब ये वह ब्रिटिश साम्राज्य के शब्द है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के उन सभी स्थानों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो कि ब्रिटेन द्वारा शासित है। मतलब देखो ब्रिटिश साम्राज्य एक ऐसा शब्द है जिसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जो देश पे ब्रिटेन राज कर चुका होता है, शासन कर चुका होता है, तो उसे ब्रिटिश साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और
कई वर्षों में निर्मित इनमें उत्तरी मतलब बहुत साल में मतलब बनाया गया, जैसे उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एशिया और अफ्रीका के बड़े क्षेत्रों के साथ मध्य और दक्षिण अमेरिका के छोटे हिस्से भी शामिल हो गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते तो ब्रिटिश एम्पायर कितना बड़ा था, तो देखो द साइज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, द अमाउंट ऑफ लैंड एंड नंबर ऑफ पीपल अंडर ब्रिटिश रूल चेंजेड इन साइज ओवर द ईयर। एट इट्स हाइट इन 1912 it was the largest empire the world had ever seen, covering around a quarter of earth's land surface and ruling about over 458 million people। तो मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य का आकार, भूमि की मात्रा और ब्रिटिश शासन के तहत लोगों की संख्या वर्षों में आकार बदल गया, मतलब उसका बहुत बड़ा चेंजिंग आया। 1912 में अपने चरम पर यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था, मतलब अपने फुल मोड में था। ठीक है, यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जब पृथ्वी की लगभग 1/4 भूमि को स्तर को कवर करता था और 45.8 मिलियन से अधिक लोगों पर शासन करता था। मतलब होता था कि ना, वो लोग जो थे पूरे पृथ्वी के 1/4 भूमि की सतह पे को कवर करते थे, उनका शासन था। और 45.8 मिलियन लोग से अधिक लोगों पर शासन करता था, मतलब लगभग 5 करोड़ लोगों पे वो शासन करता था। वाई डिड ब्रिटेन वांट एन एम्पायर, देखो ब्रिटेन अपना साम्राज्य क्यों चाहता था आखिर, तो द 16th century इज ऑफ्टन रिफर्ड एज द एज ऑफ डिस्कवरी, न्यू थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड एंड बेटर शिप बिल्डिंग लेड टू मोर एक्सप्लोरेशन एंड द डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स। England, what is now Britain, wanted more land overseas where it could build new communities known as colonies. These colonies would provide England with valuable materials like metals, sugars and tobacco, which they could also sell to other countries। मतलब ये हुआ कि 16वीं शताब्दी को अक्सर डिस्कवरी के युग में क्या होता था ना कि के रूप में जाना जाता था। दुनिया के बारे में नई सोच और बेहतर जहाज निर्माण के कारण अधिक अन्वेषण और नई भूमि की खोज हुई। इंग्लैंड जो ब्रिटेन है, विदेशों में अधिक भूमि चाहता था, मतलब अपने विदेश में अलग अलग भूमि चाहता था जहां वह नए समुदाय का निर्माण कर सके, नए एक अपने कम्युनिटी को निर्माण कर सके, जिन्हें उपनिवेश कहा जाता है। ये उपनिवेश इंग्लैंड की धातु, चीनी और तंबाकू जैसे मूल्यवान सामग्री प्रदान करेंगे, जिसे वे अन्य देश को भी बेच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो द कॉलोनीज ऑल्सो ऑफर्ड मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वेल्दी इंग्लिशमैन एंड प्रोवाइडेड इंग्लैंड पुअर्स एंड अनएम्प्लॉयड विथ न्यू प्लेस टू लिव एंड न्यू जॉब। ठीक है, मतलब ये हुआ कि उपनिवेशों ने धनी अंग्रेजों के लिए धन कमाने के अवसर भी प्रदान किए और इंग्लैंड के गरीब और बेरोजगार को रहने के लिए नए स्थान और नई नौकरियां प्रदान की। एंड आगे बढ़ते हैं तो बट दे वरंट अलोन, अदर यूरोपियन कंट्रीज वर आल्सो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, डिस्कवरिंग न्यू लैंड्स, बिल्डिंग एम्पायर टू द रेस वाज ऑन। इंग्लैंड डिड नॉट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, मतलब ये हुआ, लेकिन वे अकेले नहीं थे, अन्य यूरोपीय देश भी दुनिया की खोज कर रहे थे, नई भूमि की खोज कर रहे थे और साम्राज्य का निर्माण कर रहे थे। दौर जारी था और इंग्लैंड पीछे नहीं रहना चाहता था। ठीक है, इंग्लैंड भी पीछे रहना नहीं चाहता था। It was until 1707 that Scotland joined with England and Wales to become the Kingdom of Great Britain। 1707 में तक स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन का साम्राज्य बनने के लिए इंग्लैंड और वेल्स के साथ जुड़ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब देखो कहाँ उनका फर्स्ट कॉलोनी था, तो द फर्स्ट कॉलोनी वर इन नॉर्थ अमेरिका एट द टाइम नोन एज द न्यू वर्ल्ड। क्रिएटिंग कॉलोनीज वाज नो इजी टास्क फॉर द इंग्लिश। इन 1585 द फेमस एक्सप्लोरर सर वाल्टर रेली tried and failed to build an English settlement at a place called Roanoke and Virginia। It was not until 1607 that Captain John Smith founded the first permanent English colony at Jamestown in Virginia।
पहले अंग्रेजी उपनिवेश उत्तरी अमेरिका में थे, ठीक है, जिसे उस समय नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता था। अंग्रेजों के लिए उपनिवेश बनाना कोई आसान काम नहीं था। 1585 में प्रसिद्ध खोजकर्ता सर वाल्टर रेले ने वर्जीनिया में रोनोक नामक स्थान पर एक अंग्रेजी बस्ती बनाने की कोशिश की और फिर असफल रहे। 1607 तक कैप्टन जॉन स्मिथ ने वर्जीनिया के जेम्सटाउन में पहली स्थायी अंग्रेजी उपनिवेश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते तो देखो फर्स्ट ब्रिटिश एम्पायर कौन था। तो ओवर टाइम द इंग्लिश वुड क्लेम मोर एंड मोर टेरिटरीज, दिस समटाइम्स मीन फाइटिंग विद अदर यूरोपियन नेशन टू टेक ओवर देयर कॉलोनीज। समय के साथ अंग्रेज अधिक से अधिक क्षेत्रों पर दावा करेंगे। इसका मतलब कभी कभी अन्य यूरोपीय देश के साथ उनके उपनिवेशों पर कब्जा करने के लिए लड़ना होता था। मतलब यहाँ पे जो मैंने बोला दावा करेंगे नहीं, दावा थे, मतलब उनका दावा था, ठीक है। ओवर द कोर्स ऑफ 17 एंड 18 सेंचुरी इंग्लैंड गेन्ड मेजर colonies in North America and further south in the West Indies, today known as Caribbean islands. Here the climates was perfect for growing crop like sugar and tobacco, so they set up farms known as plantation. 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में और आगे दक्षिण में वेस्ट इंडीज के प्रमुख उपनिवेश पर प्राप्त किए थे, जिसे आज कैरेबियन द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। यहाँ चीनी और तंबाकू जैसे फसलें उगाने के लिए जलवायु एकदम सही है, एटमॉस्फेयर एकदम सही है, इसलिए उन्होंने खेतों की स्थापना की जिन्हें वृक्षारोपण के रूप से भी जाना जाता था, ठीक है। ट्रेडिंग सेटलमेंट were also created in India by a company called East India Company. This company became so powerful it allowed England to control of the trade of luxury goods like spices, cotton, silk and tea from India and China, and it even influenced politics. ईस्ट इंडिया कंपनी नामक कंपनी द्वारा भारत में व्यापारिक बस्तियां भी बनाई गई। यह कंपनी इतनी शक्तिशाली हो गई इसने इंग्लैंड को भारत और चीन से मसाले, कपास, रेशम और चाय जैसे विलासिता की वस्तु के व्यापार की नियंत्रित करने की अनुमति दी, और इसने राजनीति को भी प्रभावित किया, ठीक है, पॉलिटिक्स को भी प्रभावित किया। द ईयर 1775 to 1783 were a turning point in British history as the nation lost a huge part of its empire in American War of Independence, feeling American rather than British and resentful of sending money back to Britain. 30 colonies in North America united States and fought to be free from British rule. With the help of Spain, France and Netherlands, they won the war and gained independence, becoming the United States of America. This marked the end of what is now called the First British Empire. वर्ष 1775 to 1783 ब्रिटिश इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, ठीक है, एक अलग ही मोड़ आया, क्योंकि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इस राष्ट्र ने अपने साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था। ब्रिटिश के बजाय अमेरिकी महसूस करना और ब्रिटेन को पैसा वापस भेजने से नाराज उत्तरी अमेरिका में 13 उपनिवेश एकजुट हुए और ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया। स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड की मदद से उन्होंने युद्ध जीता और स्वतंत्रता प्राप्त की, संयुक्त राज्य अमेरिका बन गए। इसने उस समय के अंत को चिन्हित किया और अब प्रथम ब्रिटिश एम्पायर भी कहा जाता है उसे, ठीक है। अब देखो सेकंड ब्रिटिश एम्पायर कौन था। तो अल्ताउ ब्रिटेन हैड लॉस्ट ऑफ ह्यूज पार्ट ऑफ इट्स नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरीज, इट क्लेम्ड न्यू लैंड्स of in the late 18th century and early 19th century, forming the second British Empire. Colonies were found in parts of Australia and later than Trinidad and Ceylon, now Sri Lanka, Singapore and Hong Kong, China as well as other part of Asia. मतलब ये हुआ कि यद्यपि ब्रिटेन ने अपने उत्तरी अमेरिका क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था, उसने 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में नई भूमि का दावा किया, जिससे दूसरा ब्रिटिश साम्राज्य बना। कॉलोनियों की स्थापना ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों और बाद में त्रिनिदाद और सिलोन, अब श्रीलंका में जो कि है, सिंगापुर और हांगकांग, चीन के साथ एशिया के अन्य हिस्सों में भी हुई थी। From 1801 to 1902, Britain completed with
other European empires built in what became known as Scramble for Africa by the early 1900s. Huge parts of the Africa, including Egypt, Kenya, Nigeria, and large area of southern Africa, all came under the British rule. The British Empire was larger and more powerful than एवर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 1881 से लेकर 1902 तक ब्रिटेन ने अन्य यूरोपीय साम्राज्य निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा की, जिसे अफ्रीकी के लिए हाथापाई के रूप में जाना जाने लगा। 1900 के दशक की शुरुआत तक अफ्रीका के बड़े हिस्सों जैसे मिस्र, केन्या, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के बड़े क्षेत्रों सहित सभी ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए। ब्रिटिश साम्राज्य पहले से ही कहीं अधिक बड़ा और शक्तिशाली था। ठीक है, अब जो इतनी बड़े ब्रिटेन की रानी जो क्वीन विक्टोरिया थी, वॉज ऑल्सो क्वीन ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द ब्रिटिश एम्पायर। अब जो ब्रिटिश साम्राज्य के जो देश थे उसकी भी रानी विक्टोरिया बन गई थी। शी वॉज एवर एम्प्रेस ऑफ इंडिया। हियर शी इज पिक्चर ऑन अ कैनेडियन ये जो पोस्टर है, ये देख लीजिए, तो ये है। ठीक है, तो ये मतलब भारत से बहुत इम्प्रेस हुई। ठीक है, और ये जो कैनेडियन पिक्चर है ये मैंने आपको दिखाई दी। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आज हम लोग ने ब्रिटिश एम्पायर के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, 1947 में हमारा भारत भी आज़ाद हुआ था। बहुत लेट आज़ाद हुआ था क्योंकि पहले ही मतलब 1500 या 1600 में ही क्या हुआ था कि अमेरिका का पार्ट छूट गया था, मतलब ब्रिटिश से। ठीक है, मतलब अमेरिका बहुत पहले ही हुआ भी था, राज ब्रिटिश ने किया भी था, फिर ब्रिटिश से जल्दी ही मुक्त भी हो गया। ठीक है, हम लोग के देश बाद में मुक्त हुए क्योंकि हम लोग के देश में जो आज़ादी करने वाले जो लीडर थे वो बहुत कम थे, लेकिन बाद में जब आए तो उन्होंने आज़ाद करा दिया। ठीक है, तो चलिए और एक चीज़ और बता दूं कि सुन लो, जो भी मतलब जिनका रोल है ना इस देश को आज़ाद कराने में, भारत देश को आज़ाद कराने में, उनका नाम लिखिएगा। ठीक है, जिनका नहीं था उनका नहीं लिखिएगा। मैं नहीं बताऊंगा क्यों, किनका था किनका नहीं था। ठीक है, जिनका था आपको उनका कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट टैल लेकिन जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फिलहाल मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा दीजिए कि टाइम पे नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।